कंपनसेशन की जब बात करी जाती है तो कंपनसेशन मतलब इक्वलाइज करना, बैलेंस करना, ठीक है। डोसेस मतलब अमाउंट को। तो किसी भी सेक्स में जीन्स की, जीनोम की बैलेंसिंग जो होती है वो डोसेस कंपनसेशन होती है, ठीक है। हमें पता है कि फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में 1 एक्स होता है। तो कुछ जेनेटिक रिसर्चर्स का मानना है कि अगर फीमेल में दोनों एक्स एक्टिव होते तो फीमेल से सुपर पावर कोई नहीं थी अर्थ में, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक एक्स एक्सप्रेस करने से अगर फीमेल इतनी स्ट्रॉन्ग है हार्मोनली, जेनेटिकली, तो अगर दोनों एक्स एक्सप्रेस करते तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो नेचर में बैलेंस करने के लिए सिस्टम ऑलरेडी है कि दोनों एक्स में से एक एक्स जो होता है वो इनएक्टिव होता है ना। तो वो इनएक्टिव होना मतलब उसके एक्सप्रेशन को बैलेंस करना, दैट्स इज डोसेस कंपनसेशन। ये हो गया, दोनों में से कोई एक एक्स एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दोनों एक्स ही हैं तो सेम टाइप के प्रोटीन्स को एनकोड करेंगे। सेम प्रोटीन बना इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसलिए एक वाला एक्स जो है नेचर में इम्बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। अपनी अपनी थ्योरीज है, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो पॉइंट इज कि ये डोसेस कंपनसेशन कैसे होता है, कंपनसेट इक्वलाइज बैलेंस कैसे होता है जीन्स का एक्सप्रेशन, कि फीमेल में तो दोनों एक्स में से एक एक्स इनएक्टिव हो जाता है, बट वो कम्प्लीटली इनएक्टिव तो नहीं होता ना, स्टिल थोड़ा सा कुछ नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। तो इन केस ऑफ मेल वाई कैसा होता है, कम्प्लीटली नेग्लिजिबल ही होता है, क्योंकि मेल में सेक्स कैसे होती है डिटरमाइन होती है बाय द रेशियो ऑफ एक्स एंड ऑटोसोम्स, है ना। वाई का तो उतना रोल होता नहीं है। तो मेल में उस कंपनसेशन को कैसे किया जाता है कि एक्स को एक्स्ट्रा एक्टिव कर दिया जाता है, ताकि वो इसमें कुछ, अगर दो तो नहीं एक्टिव होते पर कुछ 1.3% एक्टिव होता है ना, एक से तो ज़्यादा ही एक्टिव होता है स्टिल, तो इसको डबल एक्सप्रेसिव बना दिया जाता है ताकि इसको बैलेंस कर सके फीमेल वाले जीन के एक्सप्रेशन में, है ना। तो ये होता कैसे है, 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर मैं उस पर भी आती हूँ जो आपका क्वेश्चन था। 2 एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, एसिटाइलेज और मिथाइलेज, है ना। तो ये कैसे करते हैं कि एक डीएनए, ये डीएनए है, ओपन है, एक्सेसिबल है, ठीक है। इस पर हिस्टिन प्रोटीन बाइंड करते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया डीएनए ऑन बीट्स, है ना, हिस्टिन प्रोटीन्स के बाइंड करने के बाद। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज पे कंडेंसेशन हो जाती है, क्रोमेटिन बन जाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। अब उतने उस पर एंजाइम्स वगैरह बाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हिस्टिन प्रोटीन पे ही बाइंड करते हैं। डीएनए के फ्री एंड जो होता है, एन या सी एंड जो फ्री होता है उस पर बाइंड करते हैं। तो एक सेकेंड, तो इन केस ऑफ फीमेल ये एसेसिबल फॉर्म से अनएसेसिबल फॉर्म के टाइम हिस्टिन प्रोटीन पे मॉडिफिकेशन कैसी होती है, मिथाइलेशन हो जाती है। मिथाइलेशन की वजह से हिस्टिन प्रोटीन अब इनएक्टिव हो गए और कोई एंजाइम वहाँ बाइंड नहीं कर सकता, डीएनए क्लोज्ड, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल एक्स को एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, हाइपर ट्रांसक्रिप्शन, एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है ताकि फीमेल के जितने एक्सप्रेशन वो कर सके। तो इन केस ऑफ मेल एसिटाइलेशन होती है, इस क्लोज्ड फॉर्म से ओपन फॉर्म आती है, हिस्टिन प्रोटीन पे एसिटाइलेशन होती है। फीमेल्स में डोसेस कंपनसेशन होती है मिथाइलेशन से, ठीक है, ताकि वो क्लोज्ड हो जाए, अनएसेसिबल हो जाए। और मेल्स में एसिटाइलेशन होती है हिस्टिन प्रोटीन्स पे ताकि एसेसिबल रहे, ओपन रहे, क्योंकि एक्सप्रेशन चाहिए होता है फॉर कंपनसेशन। अब ये तो था प्रोसीजर। अब बात है कि एमएसएल है क्या, ठीक है, मेल स्पेसिफिक लीथल जीन्स, लीथल कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 5 प्रोटीन होते हैं और 2 नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। अगर बहुत बेसिक बात करी जाए कि जो आपका क्वेश्चन था कि जो एमएसएल होते हैं वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम है या फिर ये ऑटोसोम है। तो बेसिकली अगर आंसर करूँ तो एक सिंपल है कि एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होता है, ठीक है, जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्सॉन्स क्या है, वो वाला जीन पार्ट है जो कि कोड कर सकते हैं, एक्टिव एक्सप्रेसिव, है ना। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स हो तो नॉन कोडिंग होते हैं, एक्सॉन जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जिसको एमएसएल रिकॉग्नाइज कर लेता है एक। बट अगर थोड़ा सा मैं डीपली आपको बता दूं, इस लेवल का वैसे समझ शायद ही है क्योंकि हाई लेवल का स्टिल। एमएसएल क्या होता है, 5 प्रोटीन होते हैं, 2 नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। इन नॉन कोडिंग आरएनए को कोड
करने का जीन्स जो होता है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के पास ही प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिक जीन्स ऑटोसोम के साथ नहीं प्रेजेंट होते। तो कोड करने का मतलब अगर कहीं ये वाली छोड़ दो ACG ये वाली सीक्वेंस है कहीं पे, ठीक है। तो ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, जहाँ पे अपोजिटली इसको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी वही बाइंड करेगा ना। तो ये जो MSL के ऊपर RNA पे RNA है तो मतलब क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल, ठीक है। तो ये अरे यार मैं कंफ्यूज हो गई, अच्छा छोड़ दो, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग साइड सीक्वेंस प्रेजेंट होगी वो वहीं जाके बाइंड करेगा ना। ये ऑटोसोम पे नहीं प्रेजेंट होती, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है इन RNA की, पहली बात तो इसलिए वहाँ बाइंड करता है। दूसरी बात, MSL क्या करता है, H4 एसिटाइलेशन, ये एसिटाइलेशन की जिसकी हम बात करें तो उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक्स का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो इसका रोल हो गया। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम को तो 3 स्टेप में आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले कि ये रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन साइट्स को, ठीक है। किसकी ट्रांसक्रिप्शन साइट, इसका जो नॉन कोडिंग RNA होता है ना उसको कोड करने के लिए जीन सिर्फ एक्स के पास ही प्रेजेंट होते हैं। वो नॉन कोडिंग RNA अपनी जो अल्टरनेट सीक्वेंस होती हैं, कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, उनको एक्स पे जाके रिकॉग्नाइज करता है, उनके साथ बाइंड कर लेते हैं। दूसरी चीज़ CES क्रोमेटिन एंट्री साइट, ये क्या होती है, GA रिच DNA सीक्वेंस होती है, जो कि GA क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, इनमें रिच होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्स पे, ठीक है। इनके पास टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई MSL, ये MSL को अपने ऊपर बाइंड कर लेती है। कैसे बाइंड करती हैं, क्योंकि इनको हम MRE भी बोलते हैं। MRE इज MSL रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट। तो ये MSL को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने ऊपर बाइंड कर लेंगे, यानी कि एक्स के ऊपर CES प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिड एंट्री साइट प्रेजेंट होती है, जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर नहीं होती। तो MSL अगर कहीं आसपास है एक्स के पास, एक्स के ऊपर ये है, इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करा और बाइंड कर लिया। तीसरी बात, रिकॉग्नाइज करता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, मतलब एक्स के ऊपर जहाँ ट्राई मिथाइलेशन किस लिए है, एक्स की इनएक्टिवेशन के लिए ना। तो जहाँ पे ये वाली मॉडिफिकेशन हो रही है उसको MSL आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको ट्राइमिथाइलेशन की जगह क्या करेगा, एसिटाइलेशन। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि बाइंडिंग में हेल्प करती हैं। पर ये 3 होती कैसे हैं, किसकी हेल्प से होती है, तो आप एक सिंपल आंसर करोगे, क्लैंप प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन लिंक्ड अडेप्टर। जेनेटिक्स में पढ़ा है ना, अडेप्टर एंड लिंकर प्रोटीन्स क्या होते हैं। अडेप्टर और लिंकर का काम क्या होता है, लिंक करना, ठीक है, DNA सीक्वेंसेस को लिंक करना। अगर किसी ये एक ऐसी सीक्वेंस है और ये ऐसी सीक्वेंस है, यूं कोई DNA का ये एंड ऐसे है, तो अब इनके ऊपर कौन बाइंड करेगा, वही वाला बाइंड कर पाएगा ना, जिसकी सीक्वेंस यहाँ पे ऐसे जाती हो और यहाँ पे ऐसे अंदर घुस जाए, जो है ना। लेकिन हमारे पास ऐसा DNA है, बस वो इसके ऊपर लिंक तो नहीं कर सकता ना, टच नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेस बचेगा। तो अडेप्टर प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेंगे, कुछ ये जो हुए वो हो गए अडेप्टर प्रोटीन। अब ये इसमें अंदर सेट हो सकता है ना। तो अडेप्टर का काम होता है लिंक करना 2 DNA सीक्वेंसेस को, ठीक है, ये दोनों अडेप्टर प्रोटीन होंगे। तो एक क्रोमेटिन लिंक अडेप्टर होता है जो कि बाइंड करता है MSL को, किसके साथ, एक्स क्रोमोसोम के साथ। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करता है MRE यानी कि MSL रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट, फिर उसको बाइंड करता है MSL को एक्स के साथ, क्लैंप। तो बेसिकली अगर आपको आंसर करना है कि ये डिस्टिंग्विश कैसे करता है ऑटोसोम्स को एक्स क्रोमोसोम से, तो आप 2 रीज़न दोगे। सबसे पहले MSL का स्ट्रक्चर दोगे, उसके बाद यही कि कुछ ग्रुप ऑफ एक्सोन्स होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिनको MSL रिकॉग्नाइज करता है एक्स क्रोमोसोम पे विद द हेल्प ऑफ CES, ये बोल सकते हो, एंड प्लस क्लैंप की हेल्प से। क्लैंप इज क्रोमेटिन लिंक्ड अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर का काम होता है 2 DNA सीक्वेंस को लिंक करना, तो ये MSL और एक्स को लिंक कर देता है, उनके बीच में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है।
और ये चीज़ें ऑटोसोम से प्रेजेंट नहीं होती बच्चे, सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट होती, दैट्स वाई ये एक्स के साथ ही बाइंड करता है।